यह कॉन्फ्रेंस 3 दिवस की कॉन्फ्रेंस थी। दिनांक 30 तारीख को 5 वर्कशॉप आयोजित की गई। पेशेंट फीवर के साथ साथ सरदर्द के साथ आता है, धीरे धीरे वो 1-2 दिनों में गैर होशी या बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। इस बीमारी को मेनिंजाइटिस, वो वायरल हेपेटाइटिस इन इंडिया, मतलब जॉन्डिस के क्या क्या कारण होते हैं जो इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। जीआर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश भर से वरिष्ठ चिकित्सकों ने भाग लिया। साथ ही इस कार्यशाला में जीआर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाल सिंह सर, डॉक्टर श्वेता सहाय मैम भी चेयरपर्सन के रूप में उपस्थित रही। इस कार्यशाला के बारे में हम बात करते हैं जीआर मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं इस आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर वैभव मिश्रा सर से। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा। यह कॉन्फ्रेंस 3 दिवस की कॉन्फ्रेंस थी। दिनांक 30 तारीख को 5 वर्कशॉप आयोजित की गई, जिनका आयोजन गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में किया गया। इसके पश्चात शाम के 5 बजे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीएम कटोच थे, जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं और पूर्व डायरेक्टर आईसीएमआर के भी रह चुके हैं। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन किया। सर ने उनको बताया कि कैसे करके आप अपने जज्बे से इस फील्ड को कितना आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि सर ने खुद वायरोलॉजी की 2015 में परिकल्पना करी और 2020 तक पूरे देश में 130 वायरोलॉजी लैब खोली। यह सर का ही विजन था, जिसकी वजह से जब कोरोना महामारी 2019-20 में आई, जिसकी जांचें सभी लोगों को मुफ्त और जल्दी से जल्दी मिल सकी। अगर वायरोलॉजी लैब 2015 से पहले नहीं थी और अगर 2020 में भी नहीं होती, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भव्य स्थिति होती। 5 विषयों पे वर्कशॉप की गई और प्रतिभागियों को उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। ये 5 विषय थे। ऑटोइम्यून डिजीज ANA, दूसरा था प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, यह कोई माइक्रोब को प्रिजर्व करने के काम में आता है। तीसरा ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर था। चौथी वर्कशॉप हमारी मल्टीपल मायलोमा नामक बीमारी के लिए इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए थी, जिसे पेज इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। और 5वीं फंगल इन्फेक्शन के लिए थी, कि फंगल इन्फेक्शन जो आती है उनके लिए की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 1 अक्टूबर से कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल के सभागार शीतला साय सभागार में चालू हुआ। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला व्याख्यान वो दिया ग्लोबल हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर रंगनाथन अय्यर ने। उसके बाद एम्स मंगलागिरी से आए थे डॉक्टर सुमित राय। उन्होंने बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस किन किन एंटीबायोटिक में पाया जाता है तथा किन किन बैक्टीरियाओं में कैसे किस किस डोजिंग से दवाइयां देनी है, ताकि डोज मिस ना होने से कब आप उसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं उन एंटीबायोटिकों के, ये भी उन्होंने सभी को समझाया। उसके पश्चात CMC वेल्लोर से रिकेट्शियोसिस जो चिगर से उठता है, टिक बॉर्न डिजीज होती है, उसके बारे में विस्तार से बताया। BHU वाराणसी से डॉक्टर नाथ आए थे। डॉक्टर नाथ ने उन पद्धति के बारे में बताया जिससे जिनके जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरियोफाज को अपन अप्लाई कर सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ, वो उन्होंने बताया। साथ में पैथोलॉजी से डॉक्टर वैशाली वल्के और डॉक्टर शारदा राणे आए थे। इन्होंने बताया कि अपन पैथोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं माइक्रोलॉजी के साथ। तो ये व्याख्यान हमारे प्रथम दिन के। अगले दिन डॉक्टर नितिन शिंदे नागपुर से आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे केसेस उनको पूरे देश में सुनने को और जानने को मिलते हैं, जहाँ पे जो आदमी परिकल्पना नहीं कर सकता वहां से इन्फेक्शन आता है। इस पूरे सेशन में डॉक्टर अजय पाल, जो कि प्राध्यापक हैं मेडिसिन विभाग में, एवं डॉक्टर श्वेता साय, वो भी प्राध्यापक है मेडिसिन विभाग में, दोनों ही चेयरपर्सन के रूप में उपलब्ध रहे। दोनों ही आम जनता के लिए अच्छा क्वेश्चन आंसर का दौर रहा। साइंटिफिक नॉलेज काफी एक्सचेंज हुई। माइक्रोबायोलॉजी की स्टेट कॉन्फ्रेंस में काफी विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस सेशन में इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग केसेस पर डिस्कशन हुआ, जिसमें नागपुर से आए हुए डॉक्टर साहब ने एक स्लाइड के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग केसों के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से चिकनगुनिया बीमारी के बारे में चर्चा की गई
कि चिकनगुनिया की बीमारी सिर्फ न केवल जोड़ों की बीमारी है, अपितु यह शरीर के दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व करती है या इसके सिम्टम शरीर के दूसरे हिस्से पे पड़ते हैं। वायरीमिया फेज में यदि यह बीमारी ब्रेन या किडनी या लिवर पे पहुंचती है तो मरीज अत्यधिक सीरियस हो जाता है। अतः इस बीमारी को हल्के में ना लें, और यदि किसी व्यक्ति को बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द की समस्या है, साथ में चकत्ते हैं लाल रंग के शरीर पर, या खुजली का एहसास हो रहा है, तो यह चिकनगुनिया के संभावित लक्षण हो सकते हैं। चिकनगुनिया इसी सेशन में कुछ आईसीयू से रिलेटेड इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में गहन से चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से टीबी मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस बीमारी जो होती है उसके बारे में चर्चा की गई कि अक्सर पेशेंट फीवर के साथ साथ सर दर्द के साथ आता है और धीरे धीरे वो 1-2 दिनों में गैर होशी या बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। इस बीमारी को मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या एन्सेफेलाइटिस बीमारी के नाम से जाना जाता है, और इसमें सीएसएफ की जांच और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर के माध्यम से बीमारी की गहराई तक पहुंचकर उसका उचित उपचार किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि हम माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर ना करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं तो स्पष्ट रूप से किस विषाणु से या किस बैक्टीरिया से या किस ऑर्गेनिज्म से ये इन्फेक्शन हुआ है ये पता नहीं चल पाता और मरीज का उचित उपचार नहीं मिल पाता है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के सहारे रोगी की बीमारी जड़ से नहीं जाती है। इसलिए ऐसे केसेस में न सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट का महत्व होता है, अपितु जो सीएसएफ है या ब्लड कल्चर है या यूरिन कल्चर है वो प्रॉपर तरीके से स्पेसिमेन कलेक्शन हो और प्रॉपर कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद प्रॉपर एंटीबायोटिक का चूज किया जाए और उससे उपचार किया जाए तो मरीज जल्दी ठीक होता है। इस विषय पर माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर्स का भी ओपिनियन था कि ऐसे केसेस में बीमारी से एक टीम की तरह लड़ा जा सकता है। इसमें जो मेरा सब्जेक्ट था वो वायरल हेपेटाइटिस इन इंडिया, मतलब जॉन्डिस के क्या क्या कारण होते हैं जो इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। जॉन्डिस के वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे शराब अत्यधिक पीना, दवाइयों से भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण होता है वो है वायरस के द्वारा संक्रमण, लिवर का वायरस के द्वारा संक्रमण। और ये 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E। इनमें से सबसे जो कॉमन है वो है E और A। ये दोनों कॉमन हैं, लेकिन इनमें अच्छी बात ये है कि ये लिवर में ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, मतलब कि मरीज अपने आप थोड़े दिन बाद स्वस्थ हो जाता है। B, C और D जो होते हैं वो खतरनाक टाइप के संक्रमण माने जाते हैं, क्योंकि ये लिवर के अंदर ही पनपते रहते हैं और धीरे धीरे लिवर को डैमेज कर देते हैं। हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हेपेटाइटिस E है। यदि हम स्वच्छ पानी पिएं और साफ स्वच्छ खाना खाएं तो हेपेटाइटिस E और A की संभावना नहीं रहती है। हेपेटाइटिस E की एक और ख़ास बात यह है कि हेपेटाइटिस E जब प्रेग्नेंट औरतों में होता है तो ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकता है, और ऐसे में हमें मरीज को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, जल्दी हॉस्पिटल लेके आना है, उसका तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए। जैसे गांव में अधिकतर क्या होता है कि वो झाड़ फूंक कराते हैं पीलिया के लिए, उसके कारण कई बार मौत हो जाती है। तो हमें टाइम से हॉस्पिटल पहुंचना है, हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट का इलाज शुरू करना है। अब बात है हेपेटाइटिस बी की। बी जो होता है वो ज़्यादातर खून के द्वारा संक्रमण होता है, तो यानी अगर आपने इन्फेक्टेड ब्लड खून की बोतल चढ़वाई है तो उससे बी, सी और डी का खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए हर व्यक्ति का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेपेटाइटिस बी को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया है, यानी कि जन्म के साथ ही बच्चे को जो टीके लगाए जाते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी शामिल है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी का टीका हर बच्चे को लगना चाहिए, क्योंकि एक बार ये संक्रमण हो गया तो लिवर डैमेज का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
धन्यवाद। मैं अंशुमन शर्मा।